हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान सेट नंबर 1 2024 जिसका कोड है 346 FS। इसका एक वीडियो बन चुका है, दूसरी वीडियो हम लोग इसके लिए मतलब रेडी कर चुके हैं बनाने के लिए। और देखिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके PDF खरीद लीजिए, ठीक है। हर मतलब केमिस्ट्री का 4 साल का, फिजिक्स का भी 3 साल का और बायोलॉजी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का भी मिल जाएगा। तो देर न करते हुए, आपका एग्जाम पास आ रहा है, आप लोग जल्द से जल्द PDF खरीद लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हुआ था आपका पूरा हो चुका था, न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 2 भी आपका जो हुआ था पूरा हो चुका था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 बचा है, प्रश्न नंबर 4 और 5 इसमें हम लोग कराने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लॉन्ग लॉन्ग है, तो ज़्यादा थोड़ा सा है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद एकदम 5-5 नंबर का जब आएगा तो और बड़ा बड़ा है। एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें एक वीडियो में ये वाला पूरा हो जाएगा और एक वीडियो में क्वेश्चन 4 और 5 करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न नंबर 4 का क वाला देखिए। प्रश्न नंबर 4 का क वाला है, कह रहा है ये खंड द है, ठीक है। ये खंड द है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है ANG यानी कि वायु में कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 और वायु में जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, ठीक है। इतना दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, डेल्टा एम मतलब डेल्टा M1 और डेल्टा M/4 यानी कि यही ज्ञात करना है कि जो आपका जल में डुबो रहे हैं पतला प्रिज्म, वो सिद्ध करना है कि जो वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ये वायु के सापेक्ष इसको मानेंगे और 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कि वायु के जो वायु का अपवर्तनांक मानेंगे उसी के बटे में 4 होना चाहिए। यानी कि ये वाला अभी हम लोग इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है WNG यानी कि जल में कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में कांच का अपवर्तनांक बटे वायु में जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये देखिए ANG और ANW का मान दिया, ANG और ANW का मान दिया है, तो इससे हम लोग WNG का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो देखिए इसका मान रखेंगे 3/2, तो यहाँ पर देखिए 3/2 बटे में और पूरे ये ANW का मान रख देंगे तो 4/3 है, तो 4/3 रख देंगे, ठीक है। ये जाएगा ऊपर तो 3/2, ये 3/2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे तो 3/4 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो WNG का मान कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे आगे कि पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पहले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो होगा आपका डेल्टा M मानेंगे। डेल्टा M बराबर फार्मूला आपका होता है N-1 इंटू में A, ठीक है। डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला N-1 इंटू में A हो जाएगा। और प्रिज्म प्रिज्म द्वारा जो ये डेल्टा M बराबर आपका जब ये एयर में यानी कि वायु में आप इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ANG-1 और A, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये वायु में निकालें, वायु में आप अपवर्तनांक निकालें, ठीक ना। अब इसी प्रकार से जब जल में डुबोने पर हम निकालेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा M को डैश मान लेंगे या 1 कर दीजिए, डेल्टा 1 डैश 1 कहिए चाहे डैश कहिए इसको, ठीक ना। डेल्टा M1 मान लेंगे और ये पानी में है, ठीक है। जल में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो -WNG-1 इंटू A, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में भाग करेंगे समीकरण 1 का। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका 2 था आपका डेल्टा M डैश और ये WNG-1 और इंटू A, और डेल्टा जो समीकरण 1 था ये डेल्टा M था, ये ANG-1 A। तो A से 1 गया, एक A से 1 कहाँ चला गया, अपने घर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 1M और डेल्टा M बटे में है और इसके बटे में जो मान आया था WNG और ANG का मान रख देंगे यहाँ पर।
मान रखेंगे, इसका भाग इधर करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो बटे में ये पूरा 8 बचेगा और 1/8 बचेगा। यहाँ पर देखिए हम कर लिए, यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये पूरे के बटे में 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 8 हो जाएगा। तो 9 - 8/2 8 और 3 - 2/2 इतना हुआ। इसके आगे देखिए ये आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/8 और इधर भी 1/2। ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। तो 2 से 8 कटेगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका डेल्टा यम बटे में डेल्टा यम डैश बटे में डेल्टा यम बराबर 1/4 हो गया ना। 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यम डैश बराबर में डेल्टा यम बटे 4। ये आपका प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, जैसा कि हम लोग इधर पीछे देखे हैं अभी। तो पीछे आप हम दिखा दें आपको, इधर देखिए यही आपको सिद्ध करना था, डेल्टा यम डैश बराबर डेल्टा यम बटे 4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कहा था कि पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4 का ख है। प्रश्न नंबर 4 का ख देखिए, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर, ठीक ना, जो भारी नाभिक यानी एक बड़ा नाभिक पर हम लोग न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, उस पर फोड़ते हैं, बमबारी करते हैं, तो वह क्या होता है, अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग भागों बराबर भागों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, निकलती है। तो इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब ही होता है बिखरना, यानी कि टूट जाना, ठीक ना। ये अपने अलग अलग भागों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं कि यूरेनियम ये 92, यूरेनियम 235, यानी कि ये इसका परमाणु क्रमांक है 92, ये यूरेनियम है और ये इसका परमाणु भार है। जब इस पर हम बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन की तो ये देखिए टूट जाता है आपका, ये आपका टूट जाता है 56 Ba144, यानी कि बेरिलियम 56, ये 56 है, बेरिलियम है 144 भार इसका, और 36 क्रिप्टॉन 89, ठीक ना। और प्लस में 3 न्यूट्रॉन ऊर्जा, प्लस में ऊर्जा भी निकलती है, 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है और ऊर्जा भी निकलती है। तो इसको आप लोग लिखते जाइएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं। नोट बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। नोट बनाना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है पेपर के लिए। नोट वोट बना लीजिएगा इसका। नाभिकीय संलयन देखिए, 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो आपका हाइड्रोजन बम बना है इसी के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए हम लिए हैं हाइड्रोजन 1H2 यानी कि ये ड्यूटेरियम है। क्या है, ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम का जो भार होता है 2 होता है। ये हाइड्रोजन 1 है, इसका भार 2 है, इसका भार 2 है। ये दोनों जब मिलेंगे तो एक ट्राइटियम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं और एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक ना। और इसमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकलता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हाइड्रोजन बम बनता है इसी से। और देखिए ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। जो ये ट्राइटियम आपका है, ये एक बार अगर ड्यूटेरियम से मिल गया तो ये किसका निर्माण करेगा, ये हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, हीलियम नाभिक। यहाँ पर देखिए 1H3 ट्राइटियम है और 1H2 ड्यूटेरियम है, दोनों मिलेंगे तो 2He4 बनाएगा। यानी कि 2 परमाणु क्रमांक हो गया और H हीलियम हो गया और 2 3 ये 4 हो गया। क्या हो गया, ये 4 हीलियम का परमाणु भार हो गया, तो हीलियम बनाएगा, ठीक ना।
उसके बाद 0n1 यानी कि ये न्यूट्रॉन निकल रहा है और इसमें से 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, वो वाला प्रश्न नंबर 4 का ग था। ठीक ना, प्रश्न क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है, तो आप लोग प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर बस हो गया। ठीक है, उत्तर वही है, प्रश्न वही है। तो विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन धारा क्या है? समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसी के वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होती है ना, उसी को मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन धारा कहते हैं। इसको आप लोग बहुत ही इजली तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखिए इसका जो फार्मूला होता है ID बराबर होता है एफ साइलेंट नॉट ए डी ई अपान डी टी होता है, इसका फार्मूला होता है। ये लिखना नहीं, ये बस पूछा जो है वही कर लीजिए। विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर, तो विस्थापन धारा और चालन के बीच कलांतर क्या है? देखिए विस्थापन धारा और चालन धारा समान कला में होते हैं। बस यही लिखना है, इतना ही लिखना है। प्रश्न नंबर 4 का ख जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का ख हो गया, ग वाला उसमें हो गया है पहले ही। अब देखिए घ वाला, देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है। देखिए कर रहा है प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 की पावर -15 kg है, दो क्षैतिज समांतर अवशिष्ट के बीच प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? जी बराबर आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, इतना मान दिया है। अब देखिए एक फिगर मैं बनाऊं यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है जो P वाला है, इसको हम लोग गोली बोलते हैं। क्या ये गोली है। और इसका जो ये वाला आपको भाग दिख रहा है, ये दो कह सकते हैं आप लोग प्लेट है। ठीक है, ये क्या है आपका प्लेट है जो प्लस है और माइनस है। इसका जो दूरी दिया है इतना 2 सेंटीमीटर है और इस पर जो बोल्ट आपको लग रहा है 1000 बोल्ट है। अब देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ से दिया है आपका क्या दिया है, यम बराबर 3.2 गुणे 10 की पावर -15 किलोग्राम दिया है ये। ठीक है, द्रव्यमान दिया है, दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। और इसको जब मीटर में अब चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। 100 से भाग का मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा माइनस में, ऊपर जब जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद विभवांतर देखिए कितना दिया है, V बराबर 1000 वोल्ट दिया आपका, इसी में दिया है देख लीजिए। और ये दूरी भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ग्राम जो आपका G का मान दिया है, गुरुत्वाकर्षण बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, N बराबर आपका निकालना है, N बराबर क्या करना है आपका निकालना है। उसके बाद देखिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि गोली संतुलन में है, जो आपका गोली है वो संतुलन में है, तो क्यू ई बराबर हो जाएगा mg। ई जो क्यू ई है, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा mg। और अगर आप ई बराबर निकालेंगे तो वी डी होता है, ई बराबर वी अपान डी होता है। तो ई के जगह पर ये मान रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू वी अपान डी बराबर में एम जी हो जाएगा। डी को इधर भेजेंगे, वी को इधर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा एम जी डी और अपान में वी हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला पर क्या रखेंगे मान को रख देंगे। तो आपका m का मान जो था 3.2 गुणे 10 की पावर -15 था, गुणे में 10 जो आया है आपका g का मान है, और d का मान 2 गुणे 10 की पावर -2 है, अपान में 1000 जो आपका वोल्टेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 32 दूना के 64 हो जाएगा, 1.10 से 1 गायब हो जाएगा, 10 से दशमलव हट जाएगा और 32 दूना 64 हो जाएगा। और -15 प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17 बटे में 1000 है। अब 1000 है तो इसका 10 के पावर में 3 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -3 होगा। तो यहाँ पर 64 गुणे 10 के पावर -17 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है,
इतना हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, q बराबर 64 गुणे 10 की पावर 20 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -17 और 10 की पावर -3 आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -20। चूंकि q बराबर n इंटू ई होता है, q बराबर क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो n बराबर हमें निकालना है, तो n बराबर जब निकालेंगे तो q अपान ई हो जाएगा, ई को इधर भेजेंगे तो अपान में आएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, q अपान ई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो q का मान आपका इतना है 64 गुणे 10 की पावर -20 आया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना कूलम होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है ना। दशमलव से जब इसको हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर आप दशमलव से नहीं हटाना चाह रहे तो एक माइनस यहाँ से हटा के एक दशमलव यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब एक दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो ये 6.4 हो जाएगा और 1.6 हो गया, यहाँ पर एक वो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -19 और 10 की पावर बटे में 10 की पावर -19। तो इससे ये कट जाएगा, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा और ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि ये भी एक अंक पर है, ये भी एक अंक पर है। और 16 से इसको काटेंगे, 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 4। इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी होगी, n बराबर +4 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि अगर ये प्लस में आ रहा है मान तो आवेश कितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर माइनस में आएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋणी होता है, और मतलब किसी से लिया रहता है। अगर माइनस चार्ज है तो किसी को दिया रहता है, ठीक है, मतलब वो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आया 4 का अंगा वाला। अंगा वाला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। पहले तो परिभाषा पूछा है, इनका संचरण आरेख बनाइए, आरेख बनाना है। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जब किसी वैद्युत परिपथ में सही सही दिख रहा है ना आप लोगों को, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और यहाँ पर जो मैं फिगर बनाया हूँ आपको देखिए, आप इनका संचरण आरेख बनाइए, कहा है तो ये संचरण आरेख है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको आरेख बना लेना है। ये देखिए ऊपर की ओर दर्शा रहा है वोल्टेज है E0 है और वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन, ठीक ना। ये इस प्रकार से जो गया है ये वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन है और जो इधर से गया है वो आयाम का जैविक्री दोलन है, ठीक है। इस प्रकार से जो इसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, ये आयाम का जैविक्री दोलन है और ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे गया है ये वैद्युत क्षेत्र का जैविक्री दोलन है। और इधर जो ये चुंबक को दर्शा रहा है, ये जेड है, ये वाई है और ये जो है आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। ये ई बराबर जो है ऊर्जा है, ठीक है। ये सब आपको इस तरीके से फिगर एक बना लेना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फिगर बना लेना है, बहुत हो गया। इस फिगर बनाने के लिए क्या है तो बना लेंगे फिगर। आगे चलते हम लोग। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 5 का क। प्रश्न नंबर 5 का क देखिए क्या है, कह रहा है व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की क्या करना है, दशाएं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, व्यतिकरण क्या है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश से आ रही हो एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक ना। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक साथ चलती हैं तो उसमें बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता हो जाती है, यानी कि तीव्रता अधिक हो जाती है या तो तीव्रता कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए समपोषी व्यतिकरण पूछा है, तो समपोषी व्यतिकरण की शर्तें देखिए। शर्त है समपोषी व्यतिकरण वाले
स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज अर्थात फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई होना चाहिए, ठीक ना, इतना होना चाहिए। उसके बाद देखिए अथवा अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंगदैर्ध्य लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, अर्थात डेल्टा x इक्वल टू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। समपोषी तरंगे यही होती है। उसके बाद देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या है। विनाशी समपोषी व्यतिकरण था और ये विनाशी व्यतिकरण है। तो विनाशी व्यतिकरण में हम लोग देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषय गुणज अर्थात फाई इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई होना चाहिए, अर्थात इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर जो है λ/2 का विषय गुणज अर्थात देखिए डेल्टा x बराबर λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 डैश होना चाहिए। ये आपका था व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी इसमें हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है। प्रश्न नंबर 5 का ख दे 8, मतलब ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ये भार है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.008982 AMU तथा 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना होता है। अब देखिए हम लोग इसमें फार्मूला भी कुछ लगाएंगे और कुछ चीजें देखिए आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है, समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला होता है कि ऑक्सीजन का नाभिक का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो परमाणु द्रव्यमान माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए 16, ये परमाणु द्रव्यमान कितना यहाँ पर दिया है, देखिए 16.000 AM इतना दिया है। और देखिए ये आपका -8, ये 8 है, गुणे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, तो इतना दिया है 0.0055, ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0.0054440 आएगा। और ये 16 में से जब घटाएंगे इसको तो इतना आ जाएगा 15.99560, इतना आ जाएगा आपका। ये कितना आ गया, इसका ऑक्सीजन का नाभिक द्रव्यमान आ गया। आगे हम चलते हैं और कुछ निकालना इसमें। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में 8 न्यूट्रॉन द्रव्यमान, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका दिया था 1.0075993, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 8.1 इतना दिया था 1.0075993, प्लस में 8 न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का 1.00892 दिया था। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना आएगा और ये इतना आएगा 8.06074 प्लस में 8.07185 दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 16.132600 को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि दशमलव बाद है तो कोई मतलब नहीं। तो 16.1326 AMU में आ जाएगा, ये इतना आ गया मान। उसके बाद हम देखिए इसका मान ज़्यादा है और जो आपका नाभिक का द्रव्यमान था उसका मान कम है, तो इसी में से उस मान को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एम यानी कि आपका तुल्य बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे, तुल्य बंधन ऊर्जा नहीं, डेल्टा एम जब निकालेंगे, जो द्रव्यमान है वो निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16.1326 माइनस 15.9956 को घटाएंगे, तो इसमें से जब घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 0.137 AMU, ठीक है। तुल्य बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो ये देखिए
तुल्य वर्धन ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो मान आपका डेल्टा एम होता है और जो आपका 1 AMU बराबर दिया था 931, क्वेश्चन के अंत में दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 127.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हम प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तो निकाल दिए हैं, प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे तो जो मान आया इसी में क्या कर देंगे 16 से भाग, जो आपका परमाणु दिया रहेगा परमाणु भार उसी से हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो 127.549 बटे में 16 करेंगे और इससे जब भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आंसर 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, ठीक ना। प्रति न्यूक्लियन कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा, 7.97। तो आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 5 का ग वाला है। प्रश्न नंबर 5 का ग है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। दोनों में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। जब यहाँ पर पूछा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बताना है। तो जब हम चालकों की धारा की दिशा जब समान होती है तो उसमें क्या होता है कि समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा जो होती है समान होने पर उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षित करने का होता है, ठीक ना। वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का। अब देखिए दूसरा है कि चालकों में धारा की दिशा विपरीत जब हो, जब चालकों में जब दो समांतर धाराओं चालकों में धारा की दिशा जो है विपरीत होने पर बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, बल जो होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का। जैसे एक बार मान लीजिए ये आकर्षण प्रकृति हो गया, ये आकर्षण प्रकृति हो गया और ये वाला जो है प्रतिकर्षण प्रकृति हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम फिगर भी बनाए, ये फिगर नहीं एक लाइन खींच दिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो इस प्रकार से होगा, ये आकर्षण प्रकृति का हो गया और ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो गया। चालकों में जब धारा की दिशा समान होगी तो आकर्षण बल जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा, और चालकों में जब धारा की दिशा विपरीत होगी तो जो बल लगेगा उसमें वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन आया था व्हीटस्टोन सेतु वाला। तो यहाँ पर देखिए हम एक व्हीटस्टोन सेतु का क्या बना लिए हैं, फिगर बना लिए। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये फिगर बना लिए हैं, इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना रहता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए एक ए बी सी डी का एक ये क्या है जिसमें धारा जा रही है, ये देखिए इसमें धारा है, धारा जा रही है ऐसे 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 धारा जा रही है इधर, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे भी आ रही है, ठीक है। तो जब धारा हम लोग पास जब ए बी डी को लेंगे, पास ए बी डी ए को लेंगे तो इसके लिए क्या होगी, और जब हम पास बी यहाँ पर देखिए बी सी डी बी को लेंगे तब क्या होगा। तो इसी के बीच में हम लोग को एक संबंध निकालना रहता है, वो संबंध होता है आपका P/Q = R/S होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर बना लिए हैं और ये देखिए ये बैटरी होती है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, इसमें एक कुंजी लगी होती है जो K1 होती है, एक कुंजी आपका ऊपर लगा है K2 है, और यहाँ पर देखिए धारा आपकी इधर से आ रही है, ठीक ना, इधर से आ रही है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे धारा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको अभी यहाँ पर एक सेल है, ये कुंजी है। अभी हम आपको इतना अच्छी तरीके से बताएंगे कि P/Q/R/S का संबंध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग लेते हैं ए बी डी ए को, ठीक ना,
एक पास होता है। क्या होता है? एक बंद पास होता है। इस प्रकार से बंद पास होता है। इसमें जो धारा रहती है उसको लेते हैं और जो परिपथ होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिए हैं इसको बंद पास ए बी डी ए से। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी ए यही आपका पास है। तो ये पहला पास है। तो में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो क्या होगा? देखिए इसमें जो धारा होगी उसी को लेंगे I1P और ये प्रतिरोध क्या इसका P है और ये धारा I है। माइनस इधर से इधर आएंगे तो अब देखिए यहाँ पर लगेगा यहाँ पर माइनस और ये क्या हो जाएगा I2R। ये प्रतिरोध जो यहाँ पर R है और ये धारा क्या है I2 है। बराबर में क्या है इसके मानेंगे? जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? बराबर में जीरो मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर में जीरो माने I1P माइनस I2R बराबर जीरो। अब हम लोग इसको इधर कर लेंगे तो I1P बराबर में I2R समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बहुत ही ईजी है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए इसी प्रकार बंद पास BCDB में। अब देखिए BCDB में चलते हैं हम लोग। तो BCDB क्या है? देखिए बी सी डी बी इसे इसमें देखिए एक आता है I1 आता है और Q है I1Q और यहाँ पर देखिए I2S है। क्या है? I1Q I2S बराबर में जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं I1Q माइनस I2S बराबर जीरो और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में जाएगा I1Q बराबर I2S बराबर में समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण भागे 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण भाग कर देगा 2 से तो आपका संबंध आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 आपका I1P है बराबर में I2R है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1P बराबर I2R और ये समीकरण 2 I1Q बराबर I2S। तो I1Q बराबर I2S हो गया। ठीक है। तो I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया तो आपका बचा क्या? P/Q बराबर में RS। तो ये आपका बचा P/Q बराबर RS। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर मतलब प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था P/Q बराबर में R/S। तो आपका सिद्ध हो गया। ठीक है। तो ये आपका जो व्हीटस्टोन सेतु था ये आपका सिद्ध हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, इसको रिपीट करिए। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन अथवा करके उसी में घ वाले में अथवा करके पूछा है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पर देखिए दिया है आपका R1 बराबर कितना? 16 ओम दिया है। तो R1 बराबर 16 ओम माना पहली लंबाई L1 होती है तो पहली लंबाई को हम L1 मानेंगे और L1 के बराबर कितना है? L है। पहली लंबाई क्या आपकी? L है। L2 बराबर जो कह रहा है कि उसी तार को क्या है? खींचा जाए, पिघलाया जाए तो उसका आधा ना उसकी आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि L का आधा हो जाएगा L/2। और देखिए नए तार का प्रतिरोध ज्ञात यानी कि R2 आपका क्या करना है? R1 दिया है, R2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सूत्र से चलेंगे। यहाँ पर सूत्र है चूंकि होता है आपका रो बराबर होता है तो रो बराबर क्या होता है? R इंटू ए अपान में L। ठीक ना, R इंटू ए अपान में L होता है रो बराबर। तो हमें क्या निकालना है? R का मान निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपान ए। तो L इधर जाएगा, ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? R बराबर रो इंटू L अपान ए हो जाएगा। और ये R1 बराबर जब निकालेंगे तो L1 अपान A1 हो जाएगा और R2 की जगह पर वही L2 अपान A2 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से। तो R2 अपान R1 यानी कि ये R1 है, ये R2 है। तो R2 अपान R1 क्योंकि समीकरण 2 बटे में समीकरण 1 है तो R2 अपान R1। तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे और इसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो P ये रो है रो L2 अपान A2 बटे में सबके बटे रो L1 अपान A1। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा आपका, रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? R2 अपान R1 बराबर L2 अपान A2 गुणे में A1 अपान L1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, L2 L1 को एक जगह ले लेते हैं, L2 L1 को एक जगह ले लिए गुणे में A1 और A2 को एक जगह। अब दोनों को जब इस दोनों को हल करेंगे, अभी देखिए A2 और A1 को हमको
हटाना है, ठीक ना। A1 और A2 को हटाना है, क्योंकि मान जो दिया है L1 L2 का दिया है, तो A1 A2 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे देखिए, अब हम लोग इसके बराबर ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा ना। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये वाले ये A1 AL1 बराबर A2 L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो A1 बटे A2, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटे में L1, L2 बटे में L1 हो जाएगा, ठीक ना। L2 बटे में L1 हो जाएगा ये मान। तो A1 बराबर A2 बराबर में L2 बटे L1, ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो गया ना, इसके बराबर इतना हो गया। जब इसके बराबर इतना हो गया तो हम इसके जगह पर ये मान रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, R2 R1 जो आपका ये वाला मान आया था, ये वाला A1 अपान A2, तो A1 अपान A2 की जगह पर आप रखेंगे L2 अपान L1। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे हम लोग, R2 अपान R1 बराबर हो जाएगा आपका L2 अपान L1 पहला वाला, और ये दूसरा वाला इसका मान रखेंगे L2 अपान L1, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 स्क्वायर हो जाएगा, L1 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कोष्टक में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। L2 अपान L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे सिवाय किसके, मान रखेंगे। अब देखिए L2 का मान आपका दिखा दिए हम यहाँ पर, L2 का मान जो आपका था यहाँ पर देखिए, L2 का मान L अपान 2 था और L1 का मान L था। तो L1 का L मान और L2 का L अपान 2, यहाँ पर देखिए L2 ऊपर है, L2 ऊपर है, तो L2 का मान L अपान 2 और L1 का मान L है, तो L यहाँ पर L बटे 1 आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो L अपान 2 ये हो गया, और इसका ऊपर जाएगा तो 1 बटे L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये R1 का मान जो आपका मान था 16 था, R1 कितना था देखिए यहाँ पर, R1 आपका देखिए यहाँ पर 16 है, R1 बराबर 16 ओम है, तो R1 बराबर आप रख देंगे यहाँ पर मान, ठीक है। तो R2 बटे में 16, और ये आ जाएगा आपका दोनों का स्क्वायर करेंगे, L L कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 जो यहाँ पर था, ये 16 इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा गुणे में इधर 16, ये R2 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 16। तो 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक को 16, R2 बराबर 4 ओम, यानी कि कितना प्रतिरोध में आ जाएगा R2 जो प्रतिरोध है आपका कितना माना जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका मान कितना आ जाएगा, R2 बराबर 4 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग थे, बड़े बड़े थे, इसलिए लंबी हो गई वीडियो, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता के इसकी धारिता को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे ये भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका 1 2 प्लेट लिए, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, प्लस वाला और माइनस वाला प्लेट है। ये इसका नाम x है, इसका नाम y है। ये देखिए जो यहाँ पर दी गई ये बल रेखाएं हैं, ठीक ना। और जो यहाँ पर दी गई है d, इसकी क्या है, दूरी है। और इस जो प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से जोड़ दिए। इसका एक परावैद्युतांक है k मान लिए हैं, और इस पर जो आवेश जो धारा जो आवेश दर है प्लस q है, और इसका जो क्षेत्रफल है ए एम स्क्वायर, ठीक ना, ए एम स्क्वायर प्रति क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो पूरा प्लेट है ये किससे बना हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ई बराबर सिग्मा अपान में के, यहाँ तो के नहीं होता है लेकिन सिग्मा अपान ई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ये जो के माने हम लोग परावैद्युतांक, तो उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा बटे में के और एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा बराबर आपका होता है क्यू अपान में ए, फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा आपका जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात का विद्युतशीलता होता है, और जो ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, और जो के आपका परावैद्युतांक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ से जब हम सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा गुणे, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, सिग्मा गुणे 1/, हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बराबर में
यहाँ पर जब मान रखेंगे तो सिग्मा का मान क्यू इंटू क्यू बटे में ए इंटू 1/k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। प्लेटों के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो वी बराबर होता है ई इंटू डी। क्या होता है? ई इंटू डी। ये कहाँ से आता है? ई बराबर वी अपान डी होता है ना, इसी से हम लोग वी का मान निकालेंगे तो ई वी बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी हो जाएगा। वी बराबर ई गुणे डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ई का मान ये दिया हुआ है, ई का मान यहाँ पर हम रख देंगे तो क्यू बटे में के ए इंटू में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है यहीं से ये मान रखा गया है, ठीक है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से इसको लिखे हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 है, कोई बच्चा सोचेगा ये कहाँ से आ गया, तो ये समीकरण 1 से आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए धारिता का जो फैराडे होता है ये कितना होता है? सी बराबर क्यू अपान वी होता है। कितना होता है? ये फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान वी। आप लोग पढ़े होंगे क्यू बटे वी को बराबर में क्यू अपान क्यू डी। अब ये क्यू वी का मान रख लें हम लोग, यहाँ पर वी बराबर कितना है? क्यू डी अपान क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए क्यू डी अपान क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, ये मान रख दीजिए, मान रख देना, यहाँ पर मान रखें और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्यू इंटू देखिए क्या हो जाएगा? क्यू इंटू के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू डी, ठीक ना। बटे में क्या हो जाएगा? क्यू डी, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा सी बराबर के ए ई नॉट अपान डी। तो इतना फैराड आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। इतना आपका सिद्ध हो गया। सी बराबर क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी ए आपका सिद्ध हो गया इतना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए आगे चलते इसके लिए जो आपका पूछा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी। तो देखिए धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो आपका जो आपका ए है ये क्या हो जाएगा? सी प्रोपोर्शनल ए हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ए, और सी प्रोपोर्शनल आपका के हो जाएगा, और जो अपान में डी है ये आपका क्या हो जाएगा? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपान 1/d हो जाएगा। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। अतः धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ शर्तें लिखे हैं उधर, अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अतः धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ शर्तें यहाँ पर लिखे हैं। पहली शर्त ये है कि संधारित्र की प्लेटों के का क्षेत्रफल अधिक रखते हैं। जो संधारित्र होता है उसका जो प्लेट होता है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी कम रखते हैं। जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसको कम रखेंगे तो अभी क्या होगा? उसका धारित्र बढ़ेगा और देखिए धारिता बढ़ेगा। और देखिए प्लेटों के तीसरा है, प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम भरते हैं, ठीक ना। जो प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम जो होते हैं भरते हैं, यानी कि के का मान जो होता है माध्यम उसको भरते हैं, ठीक है। तो आपका खंड यह आपको बचा है, खंड यह, यानी कि प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, यानी कि 4, 4, 8 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि उसमें अथवा क्वेश्चन भी होता है। प्रश्न नंबर 6 का 1 करेंगे तो अथवा भी कराना पड़ेगा, 7वां का, 8वां का, 9वां का, तीनों का अथवा कराएंगे तो 8 क्वेश्चन पूरे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है। एक वीडियो आपको और मिलेगी, उसमें आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।